देखो बेटा, हम हिडन गुडविल का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है जी एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, कैपिटल 50,000 ईच। जेड न्यू पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, 80,000 कैपिटल आता है। एंड क्वेश्चन में ना पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है। बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है प्रॉफिट, और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, सरप्लस हो गए। अब गुडविल कैलकुलेट करते टाइम याद रखेंगे बेटा, जो भी हमारे पुराने सरप्लस हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो प्लस होंगे और जो लॉसेज है वो माइनस होंगे। कैसे? पहले आपने क्वेश्चन रीड किया होगा तो बेटा क्वेश्चन रीड करते सारी पता चल गया होगा। ये हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, हिडन गुडविल कैसे? क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और क्वेश्चन में बोला गया जी गुडविल कैलकुलेट कीजिए, और कैपिटल के बेसिस पे इसमें हम हिडन गुडविल निकालते हैं। ठीक है, देखो बेटा कैसे। जेड्स की कैपिटल कितनी है? 80,000 फॉर 1/4 शेयर। बेटा हम उससे 80,000 कैपिटल मंगा रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी होगी? 3,20,000। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे रिवर्स। आप समझो, अगर टोटल 3,20,000 होगी, तभी तो 1/4 शेयर के लिए उससे हम कितनी मंगा रहे हैं? 80,000। देखो हमने कैलकुलेट करा, जेड्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर 80,000, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर इज 3,20,000। अब बेटा हम इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करते हैं। देखो टोटल कैपिटल हमने देखी बेटा 50,000, 50,000, 80,000 प्लस पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। बेटा अगर क्वेश्चन में ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होता तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस। तो ऐसे मेरी जो कैपिटल आ रही है वो आ रही है बेटा जी 2,20,000, और न्यू पार्टनर के बेसिस पे आ रही है कितनी? 3,20,000। तो इसका जो डिफरेंस होता है बेटा वो क्या हो जाएगा मेरे पास? गुडविल ऑफ दी फर्म। ये 1,00,000 रुपीज़ क्या हो गया बेटा? मेरा गुडविल ऑफ दी फर्म। अब इसमें जेड का शेयर निकालना है। जेड का शेयर क्वेश्चन में जैसे कि 1/4 था, तो जेड्स गुडविल इज 25,000, एंड न्यू एंट्री इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा 1:1 आएगी। कैसे? क्वेश्चन में न्यू रेशो भी नहीं है, न्यू का कुछ हिंट भी नहीं है। तो जब न्यू रेशो या ओल्ड रेशो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, तो ओल्ड रेशो क्या होती है बेटा मेरी? इक्वल 1:1। न्यू नहीं है, न्यू का कुछ हिंट नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग वुड बी द सेम एज ओल्ड, दैट इज 1:1। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन हम करते हैं जी, ये हिडन गुडविल का ही है। असिन एंड श्रेयस आर पार्टनर। न्यू पार्टनर अजय एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अजय ब्रिंग्स ₹5 lakh एज कैपिटल। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज ₹15 lakh एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर ₹5 lakh ऑन दैट डेट। कैलकुलेट गुडविल। बेटा मुझे ना गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब गुडविल ऑफ द फर्म मुझे कैलकुलेट करने के लिए न्यू पार्टनर की कैपिटल चाहिए। न्यू पार्टनर इज अजय। न्यू पार्टनर क्वेश्चन में बेटा कौन गिवन है मुझे? अजय। अजय है। अजय का शेयर कितना है? 1/5। अजय की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो बेटा जब हम इससे 1/5 शेयर के लिए 5 लाख मंगा रहे हैं, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी हो जाएगी मेरी? 25 lakhs। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब मुझे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें न्यू पार्टनर की तो कैपिटल है, ओल्ड की कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो बेटा ये लाइन आप ध्यान से पढ़ो। एट द डेट ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर गिवन टू यू। जब एसेट्स और लाइबिलिटीज मुझे गिवन है, तो इसका जो डिफरेंस होगा बेटा दैट वुड बी आर कैपिटल। ठीक है, देखो इतना तो हमने समझ लिया। अब आगे आते हैं जी। टोटल कैपिटल ऑफ द मेरी फर्म क्या हो जाएगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये 10 लाख रुपीज़। कैसे? ये मुझे 15 लाख गिवन थी, ये 5 लाख गिवन थी, ये ओल्ड पार्टनर्स की है। बेटा बच्चे इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिस्टेक करते हैं, वो न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस करना भूल जाते हैं। ये तो डाटा मुझे गिवन था, ये तो था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये कैपिटल कितनी होगी बेटा मेरा? इसमें न्यू की प्लस करी 5, तो ये आ गई 15। और अर्लियर अगर मैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस से देखता तो ये 25 lakhs आ रही थी, ऐसे मेरी कैपिटल 15 lakhs आ रही है। तो डिफरेंस क्या हो गया बेटा? गुडविल ऑफ दी फर्म। तो अजय की कैपिटल, इसमें मुझे अजय की गुडविल, तो बेटा ये अजय की गुडविल क्या हो गई मेरी? 10 लाख का 1/5 2 लाख रुपीज़। अब एंट्री आप लोग बताओ बेटा। एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स मेरी एंट्री क्या बनेगी बेटा? अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। अगेन क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं थी,
न्यू रेशो के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरी सेक्रीफाइसिंग बेटा क्या हो जाएगी, इक्वल, बिकॉज ओल्ड नहीं थी तो ओल्ड रेशो भी इक्वल हो गई, तो सेक्रीफाइसिंग भी क्या होगी बेटा मेरी, इक्वल। चलिए बेटा देखो बेटा, अब हमने इस चैप्टर का ना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो टॉपिक है बेटा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट आने वाले सारे पार्टनरशिप के चैप्टर में हमें पढ़ना है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये तीनों चैप्टर्स में बेटा जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वो आज ही सीख लेंगे। जैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट आज बनेगा वही आने वाले चैप्टर्स में बनेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है बेटा जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल होता है नेचर में। नॉमिनल मतलब ये क्या बताता है बेटा, प्रॉफिट और लॉस बताता है हमारे, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कभी भी किसी पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं हमारे, इन्होंने बिजनेस शुरू करा इन द ईयर 2000, और एट दैट टाइम उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी परचेज की, अपना ऑफिस के लिए एक प्रॉपर्टी परचेज की वर्थ ₹10 लाख। अब नाउ इन 2020 दे वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, सी को एज अ न्यू पार्टनर वो एडमिट करना चाहते हैं फॉर 1/4 शेयर, ठीक है बेटा। अब जैसा कि हमें पता है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज सभी के अंदर 1/4 शेयर का, प्रॉफिट और लॉसेज में, एसेट्स और लायबिलिटीज में सभी के अंदर वो 1/4 शेयर का हिस्सेदार बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी के एडमिशन से जस्ट पहले हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, रीवैल्यू। क्यों करेंगे, देखो बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने बिजनेस शुरू करा 2010 में, ऑफिस लिया था 10 लाख रुपीस का। नाउ अभी कौन सा ईयर है, 2020, तो इस प्रॉपर्टी को हमने रीवैल्यू किया बेटा, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हो चुकी है अब 90 लाख रुपीस, और एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो बुक में कितना नजर आ रहा है मेरा, 10 लाख रुपीस का। तो हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने इसको रीवैल्यू करेंगे। तो बाय रीवैल्यूइंग दिस प्रॉपर्टी वी फाइंड दैट इसमें गेन हो रहा है बेटा हमें 80 लाख रुपीस का, ठीक है। अब इस 80 लाख रुपीस की गेन में सी का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, सी तो तब हमारा पार्टनर ही नहीं था, तो दैट्स वाई हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, और ये जो मेरा गेन है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं, और रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, और याद रखेंगे ऑलवेज इन ओल्ड रेशो। देखो बेटा मैं दोबारा समझाता हूँ, ये जो 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करने से प्रॉफिट हुआ, सी का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है ना, सी तो हमारा पार्टनर ही नहीं था। अब सी को अगर मैं एडमिट कर लूंगा बिजनेस में विदाउट रीवैल्यूइंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो सी भी हमारे इस प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, उससे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किससे बिलोंग करेगा, ए और बी से। ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर से, तो बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट भी कौन सी रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा, ठीक है। बात समझ में आती है बेटा। तो रीवैल्यूएशन हम करेंगे, क्यों करेंगे ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, इससे गेन हो या लॉस हो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो को मिलेगा। अब जब मैंने इसको रीवैल्यू किया तो सी के एडमिशन के बाद मैं न्यू बैलेंस शीट में अपनी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी शो करूंगा, 90 लाख रुपीस, और ये 80 लाख रुपीस का गेन कौन ले लेंगे, ए और बी। बेटा सेम दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लाइबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों के लिए सेम प्रोसेस मेरा एप्लीकेबल होगा। दोनों में चाहे एसेट्स हो या लायबिलिटीज़ हो उनको रीवैल्यू करा जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। बट इस चैप्टर में ना बार बार रेशोज आती हैं हमारी, कभी ओल्ड रेशो, कभी न्यू, कभी सेक्रीफाइसिंग। तो डू बेट आप समझे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको बार बार ये इनका डाउट नहीं रहेगा कहाँ पे किस टॉपिक में कौन सी रेशो हो रही है। रीवैल्यूएशन मैंने समझाया ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, तो इसमें रेशो भी कौन सी लगेगी, ओल्ड रेशो। देखो अब ये बनाते कैसे हैं बेटा, इसका हम एक फॉर्मेट समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा बेटे, बिल्कुल वही हमारा लेजर ही है ये, जैसा हम बनाते थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, दो साइड्स हो गई मेरी डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट में एज ऑल ऑफ अस नो
क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? लॉसेस। डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? लॉसेस। और क्रेडिट में क्या आ जाएगी मेरे? गेन्स। ठीक है, अब मुझे ये गेन कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, वो समझते हैं बेटा इसके फॉर्मेट से। देखो बेटा, डेबिट में मेरे पास लॉसेस आएंगे। लॉस कब होगा? टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज, तो लॉस होगा ना। जैसे कि मैंने जो भी एग्जांपल लिया था उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 से 90 हो गई थी, इंक्रीज हुई थी, वो तो फायदा था, तो क्रेडिट में आ गया। इसी तरह अगर मेरे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी तो वो कहाँ जाएगा? डेबिट में। फिर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मेरी तो मुझे गेन हो रहा है, डेबिट में आ गया। सॉरी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बेटा लॉस हो गया, तो डेबिट में आ गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मींस बेटा कोई ऐसी लाइबिलिटी हमें जो नहीं पता थी या अनरिकॉर्डेड थी, जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं थी कहीं पे भी। अब क्वेश्चन में लिखा था जी आप इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कीजिए या मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लॉस हो गया, डेबिट में आएगा। अगर कोई रीवैल्यूएशन के मैंने एक्सपेंसेस देने पड़ गए, पार्टनर को कुछ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क करते टाइम रिम्यूनरेशन देना पड़ गया, तो वो भी डेबिट में आएगा। क्रेडिट में बेटा गेन आ गए मेरा। गेन कब होगा? मुझे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो गई, या फिर मेरी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मुझे मिल गई। ठीक है जी, और इसका टोटल करेंगे बेटा। एज ऑल ऑफ अस नो, लेजर है, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस अगर मेरा डेबिट में बच रहा है तो गेन, क्रेडिट में बच रहा है तो लॉस। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट मीन्स जो गेन है, मेरे प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं वो ज़्यादा हैं, लॉस वाले आइटम कम है, तो गेन आ जाएगा। इसका अपोजिट होगा तो लॉस होगा। एज ऑल ऑफ अस नो, मैंने आपको भी पहले भी बताया था, ये गेन जो भी होगा ये कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में बेटा? ओल्ड रेशो में। ठीक है, देखो दोबारा इस बात को समझ लेते हैं। गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ठीक है, चलिए अब इसके एक दो, देखो बेटा अब रीवैल्यूएशन के एक दो क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ ₹5,000 हैंस टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, इसको रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेड मतलब हैंस टू बी अकाउंटेड मतलब बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। बेटा अभी देखो हमने समझा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है ना, एसेट्स इंक्रीज होगी तो गेन, गेन तो ये रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड आ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड में। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री भी समझते हैं बेटा। देखो अगर मैं आपको समझाऊं, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो बेटा कौन सी साइड आता है? ये डेबिट साइड में। ठीक है, तो मेरी जर्नल और रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है मुझे, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी को मुझे पे करना है जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड है तो बेटा कहाँ आएगी? ये मेरा डेबिट में। लॉस, तो रीवैल्यूएशन डेबिट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? याद करें जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड, हमने पढ़ा हुआ है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगा और रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, तो दैट्स वाई मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, क्रेडिटर 600 विल नॉट बी क्लेम्ड हैंस टू बी रिटर्न बैक। 600 रुपीज़ के जो क्रेडिटर हैं वो क्लेम नहीं कर रहे, ये पॉइंट मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। सोचो बेटा ध्यान से क्या करेंगे, जब क्रेडिटर क्लेम नहीं कर रहे तो मुझे उनको पैसा नहीं देना, मुझे क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना, तो क्या हो गया बेटा मेरा ये फ़ायदा। ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको हम? क्रेडिट साइड में। तो देखो बेटा जी इसकी भी जर्नल एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप सभी को बेटा पता ही है, जब हम जर्नल करते हैं तो फॉर्मेट बनाना एग्जाम में मस्ट है, नरेशन लिखना मस्ट है। नरेशन छोटी लिखनी है बट लिखनी ज़रूर है। ठीक है, नरेशन एंड जर्नल, नरेशन एंड फॉर्मेट का बेटा जी 25% वेटेज होती है। आई होप आप सभी को रीवैल्यूएशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीवैल्यूएशन के कुछ मुश्किल क्वेश्चंस कराऊंगा।